तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक मुगल काल है और एक है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे, ठीक है, और उनके कौन कौन से शासक थे, किनका समय कितने तक था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इस सारे बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब पूरी इसकी चर्चा करेंगे क्लास में। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के जो पहला वंश है गुलाम वंश, उसकी चर्चा करेंगे। और गुलाम वंश के बारे में ही हमने पहला टॉपिक लिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके बारे में ही आज की क्लास रहेगी, उन्हीं के बारे में सारी चर्चा रहेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 1206 ईस्वी का टाइम था। ठीक है, देखिए वैसे अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो इनका जो काल था वो 1192 से स्टार्ट था। ठीक है, मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो मोहम्मद गौरी का जो स्टार्टिंग टाइम था वो 1192 ईस्वी में ये आए थे। ठीक है, भारत। और 1206 ईस्वी तक इनका काल चला। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसी टाइम से कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात या बाद में उसके संतानहीन मोहम्मद गौरी जो हमारा था शासक, जो 1192 ईस्वी में आया था भारत और 1206 ईस्वी में उसने तक शासन किया, इसकी कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, संतानहीन होने के कारण उसके साम्राज्य को उसके 3 गुलामों में आपस में बांट दिया गया। जब इसकी कोई संतान नहीं थी तो इसके 3 गुलाम थे, इन 3 गुलामों में आपस में बांट लिया। ठीक है, इनमें यलदौज को गजनी का राज, पहला गुलाम इनका था यलदौज। ठीक है, यलदौज को गजनी का राज्य क्षेत्र और कुमांचा को सिंध का क्षेत्र मिला, और मुल्तान को तथा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिकार मिला। ठीक है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके थे और मुल्तान थे, इनको भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिकार मिला। ठीक है, गौरी के विश्वस्त गुलाम थे ये। ठीक है, गौरी के कैसे थे, एक विश्वसनीय गुलाम थे ऐबक। ठीक है, तो गौरी के जो विश्वसनीय गुलाम ऐबक थे, इन्होंने तराइन के युद्ध के बाद भारत में राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ जो था वो बहुत ही बेहतर तरीके से दिया था और पूरी अपनी निष्ठा के साथ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिस वंश की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका हमने नाम बता दिया। क्या नाम डाला, मामुलुक या गुलाम वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब वहाँ भारत के राजा बने और भारत में राज्य करने लगे तो उन्होंने एक वंश को बसाया। उस वंश का नाम दिया गया है मामुलुक या गुलाम वंश। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, मामुलुक या गुलाम वंश। ठीक है, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदा हुआ गुलाम था। ठीक है, किसका खरीदा हुआ गुलाम था, मोहम्मद गौरी ने उसको खरीदा था। ठीक है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसीलिए मामलुक या गुलाम वंश। ठीक है, तो उसे नाम उसने कौन सा बसाया, मतलब उसने कौन सा वंश बसाया, मामलुक या गुलाम वंश। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मामलुक और गुलाम वंश के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मामलुक वंश या गुलाम वंश, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब हो गई उसके पश्चात तुर्कों द्वारा भारत के विजित क्षेत्रों पर, ठीक है, जो भारत के जीते गए क्षेत्र थे उसमें तुर्की शासन की स्थापना हुई। इस क्षेत्र का प्रथम शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इनका शासन काल 1206 से लेकर कहाँ तक रहा, 1290 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इनका जो शासन काल था वो कहाँ तक रहा, तो इनका शासन काल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के मध्य रहा। ठीक है, इस वंश में अनेक शासक हुए।
इस वंश में क्या हुए, अनेकों शासन हुए, जिनमें प्रमुख शासक जो थे वो हमारे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और बलबन। ये 4 नेता जो थे, ये जो 4 शासक थे, ठीक है, ये जो थे ये गुलाम वंश के हाईलाइटेड शासक हैं, मतलब कि मुख्य शासक हैं, ठीक है, जिन्होंने तुर्क सत्ता को सुदृढ़ीकरता करा, ठीक है, मतलब उसे दुरुस्त किया, उसे सही किया, ठीक है, सुदृढ़ीकरता इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि उन्होंने उसको सही किया, तुर्क सत्ता को स्थापित किया, उसे सुदृढ़ किया, ठीक है। तो ये काम किया इन्होंने, इन चारों ने, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और बलबन को जो गुलाम वंश का मेन शासक माना जाता है, मतलब मुख्य शासक माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं पहले हम गुलाम वंश के मुख्य जो शासक हैं उनकी बात कर लेते हैं, कब तक किसका शासन रहा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मामलुक वंश से बोले या गुलाम वंश, इनके जो क्रम से जो शासक थे पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। इनका जो कार्यकाल था वो था 1206 से लेकर के 1210 के बीच में। दूसरे हमारे जो शासक थे यहाँ पे वो थे आराम शाह, ठीक है। आराम शाह का काल कितना रहा, तो 1210 से 1211 तक का जो कार्यकाल रहा वो किसका रहा है, आराम शाह का। तीसरे जो हमारे थे शासक वो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा है 1211 से 1236 तक। यहीं पे अगर बात करें रकुनुद्दीन फिरोज शाह की, तो इनका भी जो काल रहा ये केवल 1236 में ही रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो 5 नंबर की हमारी जो सुल्तान थी वो थी रजिया सुल्तान, जिनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। ये पहली महिला शासिका भी थी, ठीक है। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इनका समय था, ठीक है। छठवें हमारे जो शासक थे, ठीक है, 6 नंबर में वो थे मुइजुद्दीन बहराम शाह। इनका जो कार्यकाल था वो था 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। 7वें नंबर पे जो हमारे थे शासक वो थे अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। इनका कार्यकाल था 1242 से लेकर 1246 तक। आगे अगर 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर थे हमारे नसरुद्दीन महमूद शाह। इनका जो कार्यकाल था वो था 1246 से लेके 1265 तक। यहीं पे अगर गयासुद्दीन बलबन की बात करें, ये भी हमारे मुख्य जो शासक थे उसमें आते हैं। ये 9 नंबर के शासक थे गयासुद्दीन बलबक, ठीक है। गयासुद्दीन बलबक का जो बलबन का जो शासन काल था वो था 1265 से लेके 1287 तक, ठीक है। यही पे हमारे 10वें नंबर के जो शासक थे वो थे अजुद्दीन कैकुबाद, ठीक है। कैकुबाद, इनका जो शासन था वो था 1287 से 1290 तक। यहीं पे हमारे जो 11वें और अंतिम शासक थे, ठीक है, किसके, गुलाम वंश के या मामलुक वंश के, वो थे कैयूमर्स, ठीक है। इनका शासनकाल 1290 में ही केवल रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे टोटल जो शासक थे गुलाम वंश में वो 11 शासक थे, और उन सब शासकों का कार्यकाल कितना था इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जो मेन हमने फर्स्ट जो हमारे हैं कौन से, गुलाम वंश के जो पहले शासक हैं, जो संस्थापक थे गुलाम वंश के, मामलुक वंश के, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आए कहाँ से थे, ठीक है, किस तरह से इनको लाया गया था। तो ये है हमारे पहले शासक, ठीक है, और पहले संस्थापक, कि क्या थे, हमारे पहले संस्थापक थे ये हमारे गुलाम या मामलुक वंश की स्थापना इन्होंने की थी। हम इनके बारे में आज चर्चा करेंगे, और मेन जो आज की क्लास है वो इन्हीं के बारे में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हमें सारी क्लास में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करें तो ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनका जन्म हुआ था तुर्किस्तान में। कहाँ पर हुआ था, तुर्किस्तान में, और इसीलिए यह एक तुर्क जनजाति के थे, ठीक है। ये किस जनजाति के थे, तो ये एक तुर्क जनजाति के थे। ऐबक बचपन में ही अपने माता पिता से बिछुड़ गया था,
ये क्या थे, ये बचपन में ही अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे। एक व्यापारी था, इसे बाजार में ले गया जहाँ पर काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी, ठीक है, काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने ऐबक को क्या किया, खरीद लिया। ऐबक का लालन पालन काजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। ऐबक का लालन पालन किसने किया, काजी ने किया, काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी, ठीक है, उन्होंने इनका लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीखा था, जिसके कारण ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है, ये आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को और क्या कहते थे, या दूसरा नाम क्या है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं कि जब इनके पिता जिन्होंने इनको खरीदा था, ठीक है, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, उन काजी की मृत्यु हो जाती है। और काजी की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने ऐबक को किसी व्यापारी को बेच दिया, ठीक है। जब उन काजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो पुत्र थे उन्होंने ऐबक को क्या किया, किसी व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ऐबक को गजनी ले गया, ठीक है, व्यापारी ने खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और व्यापारी था उस ऐबक को कहाँ पे ले गया, गजनी ले गया। गजनी ले गया जहाँ पर मोहम्मद गौरी थे शासक वहाँ के गजनी के। ऐबक को क्या किया, खरीद लिया। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीद लिया और मोहम्मद गौरी ने ऐबक को क्या बोला, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखुर, ठीक है, अमीर ए आखुर मतलब अस्तबलों का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को किस पद पर नियुक्त कर दिया, तो मोहम्मद गौरी ने ऐबक को आमिर ए आखुर मतलब अस्तबलों का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। ये अमीर जो आखुर है आपको दिख रहा है, अमीर ए आखुर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि अमीर ए आखुर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये पद किसे दिया गया था, ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने इस पद को दिया था, और किसको दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अमीर ए आखुर, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, देख लीजिए। 1192 ईस्वी में जब तराइन के युद्ध में ऐबक ने गौरी की सहायता की थी, ठीक है, 1192 ईस्वी में गौरी की सहायता की थी, किसने की थी, ऐबक ने, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। जब इस युद्ध में, जो तराइन के युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें गौरी की सहायता की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए उससे प्रसन्न होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी को क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने, ठीक है, क्या किया, अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। फिर उसी समय 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक थे हमारे जयचंद। कन्नौज के शासक कौन थे उस समय, जयचंद। तो जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुए युद्ध में भाग भी लिया, ठीक है। उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुए युद्ध में भाग लिया। यहीं पे अगर बात करते हैं 1197 की, ठीक है, तो 1197 में गुजरात की राजधानी, ठीक है, गुजरात की राजधानी उस समय थी अहिल, ठीक है, वाड़ा को ऐबक ने क्या किया, लूटा, ठीक है। उसी समय गुजरात की जो 1197 ईस्वी में राजधानी थी, गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा, इसको किसने लूटा, ऐबक ने लूटा, और ऐबक ने इसको लूटा, ठीक है। उसी समय ऐबक क्या किया, ठीक है, ऐबक का जब उसने उसको लूटा तो ये जो मोहम्मद गौरी का था वो मुख्य जो था वो गुलाम बन गया, मतलब मुख्य सलाहकार या मुख्य उसका साथी, इस तरह से, या मुख्य गुलाम कुछ भी कह सकते हैं। तो मेन जो उसका जो था वो बन गया, ठीक है। अब हम
ऐबक के राज्याभिषेक के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था। देखिए, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई थी, जब मृत्यु हमारी मोहम्मद गौरी की हुई थी, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की जब हमारी मृत्यु हो गई थी 1206 ईस्वी में, ठीक है। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, गौरी के प्रतिनिधि के रूप में लाहौर की जो जनता थी, जब उनकी मृत्यु हो गई तो गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक को लाहौर पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया। जब ऐबक को आमंत्रित किया गया, जिसे ऐबक ने क्या किया? स्वीकार किया, और ऐबक ने उसे स्वीकार किया और जून 1206 ईस्वी में राज्याभिषेक करवाया तथा सुल्तान की बजाय उसने किसकी उपाधि धारण की? तो सुल्तान की बजाय उसने मलिक या सिपाही, ठीक है, सिपाही सालार की उपाधि धारण की। इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए, ठीक है। इसने क्या किया? अपने नाम के कोई भी सिक्का नहीं चलवाया एवं ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ठीक है। अब खुतबा क्या होता है यहाँ पे? तो देख लीजिए, खुतबा एक रचना होती थी जो मौलवियों से सुल्तान शुक्रवार की रात को नज़दीक की मस्जिद में अपनी प्रशंसा में पढ़वाते थे। तो ये था हमारा खुतबा, ठीक है। उसने ना तो खुतबा खुलवाया और ना ही किसी प्रकार के सिक्के जो थे वो अपने नाम के चलवाए। आगे इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐबक जब प्रारंभ में शासक बना तो ऐबक ने क्या किया? प्रारंभ में इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के पास था, ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ को सैनिक मुख्यालय बनाया। इंद्रप्रस्थ को क्या बनाया? सैनिक मुख्यालय बना लिया। तथा कुछ समय बाद यल्दौज तथा कुबाचा, ठीक है, ये मोहम्मद गौरी के दास बन गए, ठीक है। तो कुछ समय बाद यल्दौज तथा कुबाचा के संघर्ष को देखते हुए लाहौर को भी अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इन्होंने कुछ समय के बाद सबसे पहले प्रारंभ में इंद्रप्रस्थ को और दूसरी जो राजधानी बनाया वो लाहौर को बना लिया, ठीक है। इसी तरह से ऐबक ने यल्दौज पर आक्रमण कर गजनी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ऐबक ने क्या किया? यल्दौज पर आक्रमण किया और गजनी पर अधिकार कर लिया। लेकिन गजनी की जनता यल्दौज के प्रति वफादार थी तथा 40 दिन के बाद ऐबक ने गजनी को छोड़ दिया। जो गजनी की जनता थी वो यल्दौज को बहुत ज़्यादा चाहती थी, ठीक है, और वो उनके प्रति ईमानदार थी, इसलिए ऐबक को यल्दौज को छोड़ना पड़ा, ठीक है। इसी गजनी को छोड़ना पड़ा, ठीक है, यल्दौज को छोड़ना पड़ा और गजनी को भी, तो उन्होंने गजनी को छोड़ दिया। आगे अब ऐबक की दानशीलता के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐबक थे वो बहुत दानवीर थे और दानशील भी थे। तो उनके दानशीलता के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मिन्हास उल सिराज, ठीक है, ये एक लेखक थे हमारे, ठीक है। क्या नाम था इनका? मिन्हास उस सिराज, ठीक है। इन्होंने ऐबक को एक वीर एवं उदार बताया है, ठीक है। ऐबक अपनी उदारता के लिए तो प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसने स्वयं ही लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श की जो थी उपाधि भी धारण की। लाख बख्श मीन होता क्या है? तो काफी लोगों को रिहा किया तथा गरीब लोगों में लाखों का दान किया। इसी कारण उसे लाख बख्श नामक उपाधि धारण की थी। उसने किस प्रकार की उपाधि धारण की थी? तो उसमें लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की जो उपाधि थी वो धारण की थी, ठीक है। जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कुरान का ज्ञाता था, और कुरान का ज्ञाता होने के कारण
कुरान खां की भी उपाधि धारण की थी। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि उसने कौन सी उपाधि, पहली लाख बख्श और कुरान खां दोनों की उपाधि धारण की थी। इसके शासन काल में बोला जाता है, मत है ये एक प्रसिद्ध मत था कि बकरी व जो शेर होते हैं वो एक ही घाट पर पानी पीते थे। मतलब इसके जो शासन काल में कोई भी डर कर नहीं रहता था और बहुत अच्छे से सभी मिलजुल कर रहते थे, और बकरी और जो शेर थे वो एक ही घाट में पानी पीते थे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ऐबक के जो दरबारी विद्वान थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐबक के दरबारी विद्वानों में ऐबक ने दरबार में कई विद्वान लोगों को भी आश्रय दी प्राप्त था। ठीक है, पहले ताज उल मासिर, ये हमारे लेखक थे, के लेखक हसन निजामी। ठीक है, तो लेखक हसन निजामी जो थे उन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, ताज उल मासिर। ठीक है, तो ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी तथा आदाब उल हर्स या सुजाआत के लेखक फक्र ए मुदव्विर। ठीक है, किसके किसके लेखक? ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी तथा आदाब उल हर्स व सुजाजात के लेखक फक्र ए मुदव्विर जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इस तरह के जो विद्वान थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में निवास करते थे। फक्र ए मुदव्विर और कौन थे? हसन निजामी। ठीक, ये दोनों लेखक जो थे ये इसके दरबार में निवास करते थे। आगे हम ऐबक द्वारा बनवाई गई इमारतों की भी बात करते हैं, क्योंकि हम आज बात ही कर रहे हैं ऐबक के बारे में पूरी। ठीक है, तो इनके द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐबक को स्थापत्य कला से भी लगाव था। उसने उत्तर भारत में पहली मस्जिद बनवाई, कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, ऐबक को स्थापत्य कला से भी बड़ा लगाव था। उसने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण करवाया, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई है। यह मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। इस समय ये मस्जिद कहाँ पे है? तो ये मस्जिद दिल्ली है। ये कहाँ पर बनवाई गई थी? तो ये विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी। इस जो भारत में पहली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसने क्या किया था? अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, अजमेर में जो संस्कृत विद्यालय था उसके स्थान पर इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार भी बनवाई। ठीक है, उसका निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसको बाद में पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसने निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन मीनार का और बाद में प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो कुतुब मीनार बनवाई गई थी उसको किसने प्रारंभ किया था? उसको प्रारंभ तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और यहीं पे अगर ये पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो ये किसने करवाया? ये भी करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे करवाया? तो करवाया था अजमेर में। ठीक है, और किस स्थान पर? तो संस्कृत विद्यालय के स्थान पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे हमने सारे टॉपिक को पढ़ लिया ऐबक के बारे में। अब हम उनकी मृत्यु के बारे में पढ़ लेते हैं, कब इनकी मृत्यु हुई थी और किस कारण से हुई थी। तो देखिए ऐबक की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 1210 ईस्वी में। ठीक है, किस सन में? 1210 ईस्वी में लाहौर में ही चौगान को, पहले पोलो को हम लोग चौगान बोलते थे। ठीक है, तो लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मौत हो गई। इसका मकबरा भी कहाँ पे बनवाया गया है? तो इसका मकबरा लाहौर में ही बनाया गया है। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ पे बनवाया गया पूछा जाता है, तो इसका मकबरा लाहौर में ही बनवाया गया। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1210 ईस्वी में हुई थी। और किसको खेलते हुए आई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चौगान को खेलते हुए। ठीक है, अभी हम सभी का टॉपिक करवाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करवाएंगे इसके बहुविकल्पी एक एक नंबर के। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐबक का उत्तराधिकारी और उसका अनुभवहीन व अयोग्य
पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आराम शाह की बात करें तो कुछ लोग इसको क्या बताते हैं, आराम शाह को कुतुबुद्दीन का बेटा बताते हैं, पुत्र बताते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कुछ विद्वान तर्क करते हैं तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कुतुबुद्दीन का कोई भी पुत्र नहीं था, उसके सिर्फ पुत्रियां थी। इसी वजह से आराम शाह ने वहाँ पे कुछ दिनों तक शासन को संभाला। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो ऐबक का उत्तराधिकारी था वो था आराम शाह, उनका पुत्र। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान यहाँ पे बताते हैं कि आराम शाह उनका पुत्र नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से जो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पूरा आज विस्तार से पढ़ लिया है। कल हम अगले जो हमारे हैं हमारे अगले नंबर के आराम शाह, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आराम शाह किस प्रकार से शासक बने और क्या इन्होंने कार्य किए। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल अपने दूसरे पार्ट में, गुलाम वंश के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।